हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्लास 10 जैसा कि फिजिक्स समय रन कर रहा है, चल भी रहा है कक्षा 10 के लिए हिंदी वर्ग के बालकों के लिए। चैप्टर उसका है फॉर ह्यूमन आइज यानी मानव नेत्र, जिसमें आज का टॉपिक हम लोग था डिफेक्ट ऑफ आइज अर्थात दृष्टि दोष, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो उसमें हमने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपको भली भांति सूत्र सहित कारण निवारण सहित उसका आपको पढ़ाया था। अब हम लोग पहुंचे हैं जरा दूर दृष्टिता पे। ये भी एक दोष है आपका या नेत्र का, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसको डेफिनेशन या परिभाषा इसकी देखते हैं, इसके बाद इसमें क्या कारण है, कैसे निवारण इसका होता है, ये सब चीज़ को देखेंगे। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। हम लोग कहेंगे डेफिनेशन में इसके कि कभी कभी आँख की समंजन क्षमता जब कमजोर हो जाती है, मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती है, तो व्यक्ति को क्या होता है कि कभी पास की वस्तु और कभी दूर की वस्तु दोनों एक साथ नहीं दिखाई देती है। अर्थात वह व्यक्ति दोनों दूरियों को डिक्लेयर नहीं कर पाता है कि दूर पर रखी गई वस्तु और नज़दीक रखी गई वस्तु उसे दिखाई नहीं देता है। तो आँख में पाए जाने वाले ऐसे दोष को जिसमें दूर दृष्टि दोष भी हो और निकट दृष्टि दोष भी हो, तो ऐसे दोष को कहते हैं जरा दूर दृष्टिता या दृष्टिता कहते हैं। अर्थात व्यक्ति न तो नजदीक स्पर्श देख पाता है, न ही दूर देख पाता है। तो इसका कारण है कि जो नेत्र लेंस की मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती है, और मांसपेशियों की ढीली होने के कारण वो सही से दूर और निकट फोकस नहीं कर पाती है, जिससे व्यक्ति देख नहीं पाता आसानी से। ये तो हो गया इसका कारण। अब निवारण में इसके देखते हैं कि निवारण में हो जाएगा कि हम लोग उचित फोकस देंगे अवतल और उत्तल लेंस अर्थात द्विफोकसी लेंस। और फोकसी लेंस द्विफोकसी लेंस कहते हैं जिसमें उत्तल और अवतल दोनों शामिल हो, अर्थात उत्तल लेंस और प्लस अवतल लेंस, इन दोनों लेंसों को मिला करके यह दोष दूर किया जाता है। ये द्विफोकसी लेंस तैयार किया जाता है, उसी के द्वारा इस जरा दूर दृष्टिता को दूर किया जाता है, जिसमें व्यक्ति न तो नजदीक देख पा रहा न तो दूर स्पर्श देख पा रहा, दोनों दोष एक साथ हाथ में उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसे हम द्विफोकसी लेंस या कह सकते हैं उत्तल प्लस अवतल लेंस के द्वारा संयुक्त रूप से एक द्विफोकसी लेंस बनाते हैं, और इसी के द्वारा यह दोष दूर किया जाता है। तो जरा इसका देखिए करते क्या है इसमें कि जो हम लोग चश्मा प्रयोग करते हैं, तो चश्मे में देखो जो कांच होता है, तो उसमें करते क्या है कि इसके आधे ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगा देते हैं चश्मे में, और आधे निचले भाग में उत्तल लेंस लगा देते हैं। यानी वह व्यक्ति आधे ऊपरी भाग से अवतल लेंस लगा है। अवतल लेंस किसमें प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष क्या है कि जिसमें व्यक्ति दूर निकट तो देख लेता है परंतु दूर नहीं देख पा रहा है। तो जब उसे दूर देखना होगा तो ऊपरी भाग से वो देख लेगा, और जब उसे नजदीक देखना होगा तो निचले भाग उत्तल से वो आसानी से देख लेगा। तो इस प्रकार से द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके जरा दूर दृष्टिता से आसानी से बचा जा सकता है। आइए अगली बात करते हैं इसमें हम लोग अगले दोष की। तो अगला इसमें दोष है आपका वर्णांधता। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इसको। तो वर्णांधता जो होती है यह क्या दोष है, इसको समझा जाए। वर्णांधता व्यक्ति में जब उत्पन्न हो जाती है, यह प्रकार का दोष है, तो व्यक्ति को क्या होता है कि वह रंगों में भेद नहीं कर पाता है। अर्थात कह सकते हैं वर्णांधता वह दोष है या वह दृष्टि दोष है मानव नेत्र में जिसमें व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। यानी लाल, हरा, पीला जो भी रंग आप उसे दिखाओगे, प्राय वैसे कहा जाता है कि हरा लाल के बीच में वह भेद नहीं कर पाता है। वैसे अन्य रंग भी उसे प्रभावित करते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो हरे और लाल का निर्णय वह नहीं ले पाता है। ऐसे दोष को कहते हैं वर्णांधता। वर्ण माने रंग होता है, अंधा बगल में अंधता लिखा हुआ है, अंधता मतलब है अंधापन। अर्थात व्यक्ति जब रंगों में भेद न कर पाए, वर्णों में भेद न कर पाए, तो उसी को दोष को कहते हैं आप वर्णांधता। हाँ, ये क्या होता है, इसका कारण है कि यह रोग जो होता है, यह दृष्टि दोष वर्णांधता नामक है, यह जन्मजात होता है और वंशानुगत होता है। अर्थात ये पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों से प्राप्त होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है। अर्थात ये
कह सकते हैं वंशानुगत, एक वंश से दूसरे वंश में ये ट्रांसफर होता है और जन्मजात होता है। जन्म से ही ये मिल जाता है जिसको मिलना होता है, सबको नहीं मिलता है। जिस पीढ़ी में पिछले पीढ़ी में है उसी को यह दोष मिल जाता है। तो ये जब वर्णानुगता जन्मजात और वंशानुगत है तो कह सकते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, अर्थात अब तक ऐसा कोई भी लेंस नहीं बना है जो वर्णानुगता जैसे दोष को दूर कर सके। तो यह एक प्रकार का ऐसा दृष्टि दोष है जो लाइलाज है, अर्थात इसका कोई इलाज नहीं है। आइए हम आगे बात करते हैं। वर्णानुगता सार्थक था, थोड़े शब्दों में था, आप समझ गए होंगे। इसमें व्यक्ति जो होता है वो रंगों में भेद नहीं कर पाता। कारण क्यों नहीं कर पाता है कि यह जन्मजात होता है और वंशानुगत होता है, यही कारण है कि इसी कारण ये रंगों में भेद नहीं कर पाता है। लेकिन कमी, इसकी कमी कारण और होता है, ये भी समझ लिया जाए तो शंक्वाकार मनुष्य के आंख में दो प्रकार की सेल होती है, या कह सकते हैं कि दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। एक नेत्र में दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, दंडाकार और एक शंक्वाकार। तो पहला सेल जो होती है शंक्वाकार, हमने बताया कि नेत्र में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, शंक्वाकार, और दूसरा पाया जाता है दंडाकार। तो जो शंक्वाकार सेल होती है ये रंगों की सुग्राही है, ये रंगों को पकड़ते हैं, रंगों की सुग्राही। तो यही शंक्वाकार से जो व्यक्ति के होता है तो वही रंग में भेद बता पाता है। अगर ये शंक्वाकार से लाभ में न हो तो रंगों में भेद नहीं बता पाता है। तो वर्णानुगता में क्या होता है कि ये शंक्वाकार सेलों की कमी पाई जाती है। और दंडाकार जो सेल होता है प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही होती है, प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता मीन्स होता है प्रकाश का तेजीपन या कम, अर्थात प्रकाश अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में, इसका मापन ही क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। तो प्रकाश ज्यादा होगा या कम होगा तो उसका जो आभास होता है वो दंडाकार सेलों द्वारा होता है। अभी देखो आंख में तेज प्रकाश आता है तो पुतली अपने आप दब जाती है, आंख बंद हो जाता है। अब कम प्रकाश है तो पुतली खुल जाती है और ज्यादा क्षेत्र तक देखने का हम प्रयास करते हैं। तो दंडाकार सेल जो होता है ये प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही है, शंक्वाकार क्या है, रंगों की सुग्राही, रंगों को पकड़ती है। हाँ, व्यक्ति में दोनों सेलें एक साथ नहीं पाई जाती हैं। हम कह सकते हैं कि शंक्वाकार जो सेलें होती है मनुष्य में पाई जाती है, मानव व्यक्ति में, जबकि दंडाकार जो सेल होती है वो पशु पक्षियों में पाया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं मुर्गे की आंख में, मुर्गे की आंख में या मुर्गा जो होता है उसमें दंडाकार सेल पाई जाती है, इसीलिए मुर्गा जो होता है वो जल्दी उठता है, जल्दी सो जाता है। तनिक सा प्रकाश ज्यादा होता है तो चिल्लाने लगता है। ये हो गया आपका वर्णानुगता से संबंधित, उसके सेलों से संबंधित बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इसमें है प्रिज्म। अब हम लोग प्रिज्म की बात करेंगे। हमने इसमें देखा था हेडिंग में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र की कहानी यहाँ पे समाप्त हुई, मानव नेत्र से संबंधित सारी बातें बताए। अब हम लोग प्रिज्म देखेंगे। जो रंग बिरंगा संसार का मतलब है कि प्रिज्म से वर्ड विक्षेपण की घटना होती है जिससे रंग बिखर जाते हैं प्रकाश की, वही है रंग बिरंगा संसार एक प्रकार से। तो आइए देखते हैं प्रिज्म क्या है। अब हम प्रिज्म की बात करेंगे, तब इसके बाद इसके आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो प्रिज्म जो होता है इसका डिफिनीशन हम लोग निकालते हैं। अब देखिए डिफिनीशन के बाद फिर आगे इसमें बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि कांच की 3 समतल प्लेट ले लीजिए। पहले इसका निर्माण देखते हैं, प्रिज्म बनता कैसे, तब डिफिनीशन निकालते हैं। कांच की हमने ऐसे 3 प्लेट लिया, इसी तरीके से 3 प्लेट लिया। सर्वप्रथम जो इसे बनाया था न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने, वो क्या किए थे, वो समतल 3 प्लेटें कांच की समतल लिए थे और उन्होंने इसको क्या किया, किसी विशेष कोण पे कह सकते हैं इन तीनों प्लेटों को जोड़ करके त्रिभुज जैसी आकृति प्राप्त किया। यानी किसी एक कोण पे 2 प्लेटों को झुकाया, किसी कोण पे देखो जैसे एक प्लेट ये हो गया, दूसरी प्लेट एक कोण पे झुका दिया उन्होंने, इस तरीके से जोड़ा। और यहाँ भी देखो प्लेटों को झुका कर उन्होंने जोड़ा, इस तरीके से यहाँ भी झुका के प्लेटों को जोड़ा। यानी किसी एक कोण पे 2 प्लेटों को उन्होंने क्या किया, झुका करके तब ये आकृति तैयार किया जो प्रिज्म, जो त्रिभुज जैसा दिखाई देती है, इसी को आप प्रिज्म कहते हैं। बनता कैसे है इसकी डिफिनीशन देखिए। ये तो रचना था आपके सामने। तो कहेंगे किसी कोण पे झुके हुए, देखो ध्यान से, किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से, देखिए एक समतल पृष्ठ लिए, दूसरा पृष्ठ ए, अर्थात आप इसे कह सकते हैं ए बी और दूसरा कह सकते हैं बी सी। 2 पृष्ठ लेके परिभाषा दे देंगे आपको।
तो किसी कोण पे झुके हुए दो समतल पृष्ठों से, ये देखो ये समतल पृष्ठ और ये, किसी कोण पर झुके हुए दो, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरी पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी मतलब कि पॉलिश नहीं किया गया है, इसके आर पार दिखाई देता है, पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यानी क्या आपने देखा कि किसी कोण पे झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे समान व पारदर्शी माध्यम को, घिरे यहाँ कह सकते हैं घिरे हुए समांग का मतलब होता है कि जो कांच के पृष्ठ लिए गए हैं इनकी रचना एक समान है, ये नहीं है कि ये कांच दूसरे प्रकार का है, ये कांच दूसरे प्रकार का है, अर्थात ये शुद्ध कांच है या शुद्ध कांच है ऐसा नहीं है। यानी जो भी कांच के पृष्ठ लिए गए हैं वो एक समान रूप से है, इसलिए इसे कहते हैं समांग। तो कहेंगे किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ये होगा प्रिज्म की परिभाषा। अब जिस कोण पे झुके होते हैं इसे आप प्रिज्म कोण कहते हैं, यानी जैसे ऊपरी सिरे पे शीर्ष वाला कोण सबसे पहले चुना जाता है, इसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। यानी जिस कोण पे ये भुजाएं झुकी होती हैं अर्थात ये समतल पृष्ठ जिस कोण पे झुके होते हैं उसको कहते हैं प्रिज्म कोण। और जिन पृष्ठों से अपवर्तन की क्रिया होती है उसे कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। जैसे प्रकाश इस पृष्ठ से आता है, किसी पृष्ठ से अपवर्तन होता है, इससे होगा तो अपवर्तक होगा, इससे होगा तो ये होगा, और पहले अगर ए बी से होगा तो अपवर्तक पृष्ठ से ए बी हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस पृष्ठ से अपवर्तन की क्रिया होती है, प्रिज्म के जिस पृष्ठ से अपवर्तन की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? अपवर्तक पृष्ठ। तो ये तो हुआ इसमें, यानी प्रिज्म कोण के अगर कोई प्रिज्म कोण आप चुनते हैं, जैसे ए को हमने प्रिज्म कोण चुना तो उसके ठीक बाद सामने वाली भुजा आपकी आधार कहलाती है। अगर प्रिज्म कोण आप सी चुनेंगे तो इसके सामने आधार ए बी हो जाएगा, और जिस पृष्ठ से अपवर्तन होगा उसे अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। इतनी बात इसमें जानकारी है प्रिज्म में। यही आपका प्रिज्म है कि किसी कोण पे झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। आइए इससे संबंधित और बातों का हम अध्ययन करते हैं प्रिज्म से संबंधित। इसमें बात आती है सिद्ध कीजिए प्रिज्म से, क्वेश्चन इसमें आता है सिद्ध कीजिए प्रिज्म से अपवर्तन होता है, इसे सिद्ध करना है। तो देखिए बातों, इस सिद्ध करने की उत्पत्ति कैसे करते हैं इसको देखेंगे। देखिए कोई प्रकाश की किरण इसके अपवर्तक पृष्ठ पे ऐसे सीधे आती है, तो ये किससे आ रही है? वायु से आ रही है। तो हम यहाँ पे अभिलंब ऐसे खींचते हैं, तो जब आप देखते हैं कि वायु से जब प्रकाश की किरण ठोस माध्यम कांच में प्रवेश करेगी, अपवर्तन में आपको पढ़ाया गया था, अपने रास्ते से वो क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। वह विचलित होकर के आधार, ये आधार होता है, इसके ठीक समांतर हो जाती है ऐसे, और समांतर होकर के जब दूसरे पृष्ठ पे गिरती है तो फिर एक अभिलंब इस पे खींचते हैं। अब जब ये बाहर निकलती है ये अभिलंब से दूर भाग जाती है, क्योंकि किरण माध्यम में किरण अभिलंब से दूर भागती है, और सघन माध्यम में क्या होता है? अभिलंब के नजदीक से आती है। देखो अभिलंब है, इसके नजदीक से आएगी। अब इसका वास्तविक रास्ता ये था, अगर ये विचलित न होती किसी वास्तविक रास्ते से किरण निकल जाती सीधे। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि वास्तव में प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से देखो विचलित हो जाती है, विचलित होकर आधार के समांतर हो जाती है। अब पुनः जब वो दूसरे पृष्ठ पे गिरती है और बाहर निकलने लगती है तो फिर देखो विचलित हो गई। चाहे वो दूसरी किरण जा रही है जिसको सीधे जाना चाहिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, वो लक्षण पड़ा है, लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं कि ये प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक रास्ते से विचलित हो गई, और जब बाहर निकली तो फिर विचलित हो गई। इस प्रकार से बार बार प्रकाश की किरण अपने रास्ते से विचलित हो जा रही है, तो इससे यह सिद्ध हो रहा है वास्तव में प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिज्म की शेष बातों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।